हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम इससे पिछले वीडियो में हम ग्रुप ग्रुप 7 का लेवल 2 करवा दिए थे सॉल्यूशन। आज हम ग्रुप 6 का लेवल 1 करवाने जा रहे हैं। लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों इसी वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए। द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास, मतलब ब्रास में कॉपर और जिंक का परसेंटेज कितना है। तो ब्रास में कॉपर और जिंक का परसेंट कितना है? 65% कॉपर है, 35% जिंक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे, सममितीय आरेख में कौन जोड़े निम्न होते हैं। मतलब आइसोमेट्रिक ड्राइंग हम जब बनाते हैं तो उसमें क्या जोड़ा होता है। हम जानते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या करते हैं, 30 डिग्री इधर से भी रहता है, 30 डिग्री इधर से भी रहता है, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ए वायर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इतना मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड बाय फोर्स 10 न्यूटन, देन फाइंड द स्ट्रेस इन द वायर। मतलब बोल रहा है एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 20 मीटर स्क्वायर है और इसको स्ट्रेच किया जाता है कितना फोर्स लगा के, 10 न्यूटन के फोर्स लगा के। तो उसमें तनाव, तो हम जानते हैं स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है मेरे पास 10 न्यूटन का और एरिया कितना है 20 मीटर स्क्वायर, 10/20, 10 दूनी 20, 1/2 और 1 में 2 से भागा देंगे 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा है, व्हाट विल बी द टोटल रेसिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। मतलब ए एंड बी से टोटल कितना रेसिस्टेंस फ्लो हो रहा है। तो यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ कितना हो रहा है 2 ओम है, 2 ओम है। ये किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल में इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यही फार्मूला लगा देंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 × R2/R1 + R2, 2 दूनी 4 बटे 2 + 2 4, कितना हो जाएगा 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम फिर 5, फिर एक नया फिगर बन जाएगा मेरा, एक यहाँ 5, और इसके बदले हम इस पूरे के बदले हम यहाँ एक बना रहे हैं क्योंकि इसका हल हल कर लिए हैं 1 ओम का। ये मेरा कितना है 5 ओम है। फिर यहाँ पे 4 ओम है। तो अब क्या है, सारा का सारा सीरीज में है। तो 5 ओम प्लस 1 ओम 6 ओम, 6 ओम प्लस 4 ओम 10 ओम। तो 10 ओम क्या हो जाएगा, इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ 2 सेट ऑफ बाइनरी नंबर्स इतना एंड इतना। मतलब बाइनरी नंबर जो मेरे पास है इतना और इतना, दोनों का टोटल योग कितना होगा। इसको कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को और इस नंबर को, दोनों बाइनरी नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो मेरे पास संख्या निकलेगा, जो भी संख्या निकले उसको क्या करेंगे हम, फिर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो वो लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे निकालते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इतना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स इफ द वोल्टेज ऑफ वन सेल। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ सेल बता रहा है, एक सेल में इतना वोल्ट होता है, एक सेल का वोल्टेज कितना है, और 3.5 वोल्ट। एक सेल का वोल्टेज कितना है 3.5 वोल्ट, और हमको टोटल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है तो एक साइड प्लस एक साइड माइनस, प्लस 3.5 माइनस 3.5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल से 0 वोल्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है, इन द राइट ट्रेंगल सोन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। मतलब बी का वैल्यू निकाल रहा है। मतलब ये क्या है, समकोण है। समकोण है मेरे पास, ये कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है, और ये एक एंगल दिया हुआ 22 डिग्री, और हमसे पूछ क्या रहा है बी। तो ये आधार हो गया मेरा, ये मेरा ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। लंब और कर्ण किस में होता है, लंब और कर्ण साइन थीटा में। तो साइन
22 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है मेरे पास, बी है, और कर्ण कितना है मेरे पास, 30 सेंटीमीटर है, और साइन 22। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो b बराबर कितना हो जाएगा, साइन 22 डिग्री इंटू 30। अब साइन 22 का मान जितना होगा उतना वैल्यू रख देंगे और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीडियो में क्या पूछ रहा है, विच एमोंग द फॉलोइंग मेटल इन लिस्ट रिएक्टिव इन द सीरीज शोन इन फिगर। मतलब इसमें पूछ रहा है जो सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन सा है। तो हम जानते हैं प्रतिक्रियाशील का याद करने के लिए एक ट्रिक है, मिस्टर PCS मजिंटल। मिस्टर PCS मजिंटल मतलब पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, टीन, आयरन, लेड, ठीक ना। इसी तरह जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, इसका प्रतिक्रियाशीलता घटते जाएगा, ठीक ना। तो सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन सा होता है, गोल्ड होता है सबसे कम प्रतिक्रिया। इसीलिए गोल्ड का देखते होंगे आभूषण बनाया जाता है, क्योंकि वो बाहर से कम रिएक्शन करता है वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है यहाँ पे, एक कक्ष पर विचार करें जहां चक्र प्रक्रिया ABCA से गैस गुजरती है जैसा कि दिखाया गया, किस प्रक्रिया में गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। मतलब A से B गया, फिर B से C गया, फिर C से A गया, A से B गया, फिर B से C गया, फिर C से A गया, मतलब किसमें कार्य नहीं किया गया। यहाँ P का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ V का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, P इंटू V। तो P कितना है मेरा, P तो बढ़ रहा है मेरा, A से जब हम B पे जा रहे हैं P मेरा बढ़ रहा है, 2 से 3 पे पहुंच गया, लेकिन V वहीं का वहीं है। P 2 से 3 पे चला गया है, लेकिन V कहाँ पे है, 1 के 1 ही पे है। तो मेरा क्या हुआ, जहाँ था वहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कुछ कार्य जहाँ पे थे सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कार्य नहीं हो रहा है। इसीलिए किस लाइन में कार्य नहीं हो रहा है, AB में फिर इस लाइन पे कार्य होगा, इस लाइन पे कार्य होगा, लेकिन AB पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। काहे, इसलिए नहीं कार्य हो रहा है क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है। प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम मेरा एक जो है वही एक ही है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कोई कार्य नहीं है AB। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीक टू पीक वोल्टेज एज सोन इन वेव फ्रॉम इज, मतलब पीक टू पीक वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीक टू पीक वोल्टेज पूछ रहा है यहाँ पे, पीक टू पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा, पीक टू पीक 10 वोल्ट है और नीचे कितना है 2 वोल्ट है, कितना हो जाएगा 8 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, पीक टू पीक वोल्टेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन स्पेस द रिजिड बॉडी हैज डैश डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ हम आंसर तो देख रहे हैं 6, लेकिन 6 होगा कैसे ये हम समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे ये मेरे पास x है और ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है और यहाँ पे एक z एक्सिस होगा, एक मेरा z एक्सिस होगा ऐसे। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या पूछ रहा है यहाँ, इन स्पेस मतलब स्पेस में पूछ रहा है, मतलब तीनों एक्सिस है, तीनों एक्सिस स्पेस में क्या होगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, या तो हम x एक्सिस पे जाएंगे या तो y एक्सिस पे जाएंगे या तो हम z एक्सिस पे जाएंगे, या तो हम x एक्सिस के अबाउट घूमेंगे या तो y एक्सिस के अबाउट घूमेंगे या z एक्सिस के अबाउट घूमेंगे। तो कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, या तो x एक्सिस पे या तो y एक्सिस पे या तो z एक्सिस पे, 3 हो गया। फिर या तो x एक्सिस के अबाउट घूमेंगे या तो y एक्सिस के अबाउट घूमेंगे या तो z एक्सिस के अबाउट घूमेंगे, 3 + 3
6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा मेरा स्पेस में 6। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इफ ए फोर्स 50 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 15 न्यूटन फॉर एक्सलरेटिंग मास ऑफ 5 kg अक्रॉस ए फ्लोर, देन व्हाट विल बी द एक्सलरेशन रिक्वायर्ड द मास। मतलब एक्सलरेशन हमसे पूछ रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ मेरा 5 kg और क्या दिया हुआ है 15 न्यूटन घर्षण बल, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 15 न्यूटन के घर्षण बल को पार करने के लिए 50 न्यूटन के बल की, मतलब घर्षण बल, घर्षण लिख दीजिए, घर्षण बल दिया हुआ कितना 15 न्यूटन और हम इसमें बल कितना लगा रहे हैं, एक्टिंग फोर्स कितना लगा रहे हैं 50 न्यूटन और हमसे पूछ कितना रहा है कितना होगा। तो हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का और ये घर्षण बल कितना का लग रहा है, इसको रोक रहा है 15 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 50 में से 15 गया कितना हो जाएगा, 50 में से 5 गया 45, 45 में 10 गया 35 न्यूटन का इस पे नेट फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि 50 न्यूटन हम इधर से लगा रहे हैं और 15 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स टोटल कितना लग रहा है 35 न्यूटन। और क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान दिया हुआ, तो हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए, एफ मेरे पास मालूम है 35 न्यूटन, एम दिया हुआ है 5 kg, तो ए का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, ए बराबर हो जाएगा एफ बटे एम। एफ कितना है 35 और ए एम कितना है 5, 5 से 35 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा का अधिकतम वैल्यू कितना होगा, 1/cosec थीटा का अधिकतम वैल्यू कितना हो सकता है 1 हो सकता है, क्योंकि cosec थीटा किसका अपोजिट होता है, 1/cosec थीटा मतलब साइन थीटा, 1/cosec थीटा मतलब क्या है साइन थीटा, और साइन थीटा का अधिकतम वैल्यू 1, तो 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बॉक्स का द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, 2 सोने के टुकड़े का द्रव्यमान इतना ग्राम प्रत्येक में रखा जाता है, कुल द्रव्यमान कितना बन जाता है, मतलब द मास ऑफ ए बॉक्स इतना kg, 2 गोल्ड पीस इच ऑफ मास इतना, मतलब 2 गोल्ड पीस है जिसका प्रत्येक का मास इतना है, आर प्लेस्ड इन इट, मतलब दोनों को रखा जाता है इसमें, टोटल मास कितना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है मतलब एक बॉक्स का द्रव्यमान कितना है 2.3 kg और उसमें क्या है 2 सोने का टुकड़ा रखा था इतना ग्राम का, 0.035 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1070, ठीक। तो पूछ रहा है हमको टोटल कितना हो जाएगा, इसमें 2.3 से हम ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 073 2.37 और 2.37 को यहाँ पे 2.37 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या पूछ रहा है एक बॉक्स का कितना सोने के टुकड़े को प्रत्येक रखा है, तो कुल द्रव्यमान 1 दशमलव तक, यहाँ क्वेश्चन देखिए 1 दशमलव तक पूछ रहा है, इसीलिए हम 2.37 भी क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ है, ये नहीं मारना क्योंकि एक ही दशमलव तक आंसर पूछ रहा है। 1 दशमलव मतलब ये 7 3 के बाद 7 और 7 5 से बड़ा है, इसलिए 3 क्या हो जाएगा एक संख्या बढ़ जाएगा 4 हो जाएगा 2.4 इसका आंसर हो जाएगा। ये मत सोचिएगा आंसर इतना निकल रहा है, लेकिन हम इतना क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 1 दशमलव तक, 1 दशमलव तक मतलब 1 दशमलव तक आंसर देना हमको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा है एक वर्नियर कैलिपर के वर्नियर पैमाने पर 20 डिवीजन है जो मुख्य पैमाने पर 19 डिवीजनों के साथ जुड़ा हुआ है, उपकरण की कम से कम गिनती इतना है, तो मुख्य पैमाने विभाजन डैश होता है, मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है हमको मुख्य पैमाने का विभाजन पूछ रहा है कितना कितना, एक वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर 20 डिवीजन है, मुख्य पैमाना इतना डिवीजन है और उपकरण की कम से कम गिनती मतलब लीस्ट काउंट कितना है 0.1 है, तो मुख्य पैमाने का विभाजन कितना हो जाएगा मुख्य पैमाने का विभाजन कितना हो जाएगा 2 mm। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी वी
वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, इट इज द सेम एज दैट ऑफ, मतलब डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर इंटू वॉल्यूम किसका होता है, W बराबर क्या होता है, P इंटू V। तो वर्क का क्या होता है, P इंटू V। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट AC मेंस इज, मतलब 220 वोल्ट AC करंट का पीक वैल्यू पूछ रहा है। 220 वोल्ट कितना पूछ रहा है इसका पीक वैल्यू। पीक वैल्यू के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जितना मेरे पास दिया हुआ 220 वोल्ट AC करंट उसको 1.732 कितना से 220 वोल्ट दिया हुआ पीक वैल्यू, तो रूट उसको 1.414 से 220 वोल्ट AC को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा उसका पीक वैल्यू 311 वोल्ट। ठीक, क्योंकि होता है पीक वैल्यू बराबर क्या होता है, √2 इंटू वोल्टेज इतना दिया हुआ 220 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक LCR सर्किट में कैपेसिटर जब रेजोनेंस में होता है तो 1/4 भाग से बना होता है, इंडक्टेंस का में क्या परिवर्तन होना चाहिए जिससे सर्किट रेजोनेंस में बना रहे, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। यदि रेजोनेंस बना होता है 1/4 भाग बना होता है तो 1/4 1/4 बार, इंडक्टेंस में क्या परिवर्तन होना चाहिए, इंडक्टेंस 1/4 बार हो, 1/4 बार हो जाएगा तो वहीं फिर बना रहेगा, इधर घटाइए या इधर घटाइए, एक साइड घटाइएगा तो फर्क पड़ेगा, दोनों साइड रहेगा तो कोई फर्क नहीं, 1/4 बार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन हैज प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी, मतलब मेलिएबिलिटी मतलब आघातवर्धनता, आघातवर्धनता मतलब होता है पीट पीट के चादर बनाने का गुण, आघातवर्धनता मतलब होता है पीट पीट के चादर बनते, पीट पीट के चादर बनाने का गुण किसमें है, ऑक्सीजन में है, नहीं है, ग्लास में है, नहीं है, कॉपर एंड जिंक, हाँ कॉपर एंड जिंक बने, फिर NaCl नमक में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एन एक्चुअल मशीन रिक्वायर्स, सही आंसर हो जाएगा इसका ये, एन एक्चुअल मशीन रिक्वायर्स डैश इफर्ट एट जीरो लोड, मतलब एक्चुअल मशीन जो है क्या आवश्यकता है जीरो लोड पे, कितना एफर्ट लगता है, कुछ इफर्ट जीरो। एक मशीन है, यदि मशीन खड़ा है, एक मशीन है मेरा, एक मशीन खड़ा है तो उसमें जीरो लोड लग रहा है तो उसमें क्या एफर्ट लगा रहे होंगे, कुछ एफर्ट लग रहा होगा, एन एक्चुअल मशीन है इसलिए एक वास्तविक मशीन की आवश्यकता है डैश जिसका भार प्रयास शून्य है, कुछ जिसका भार प्रयास शून्य है। ओम्स लॉ स्टेट दैट्स, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम बताता है V I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर IR, वही ओम के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने मिलता है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर मतलब बेस अमीटर कलेक्टर, NPN ट्रांजिस्टर है के आधार में अधिकांश इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कलेक्टर में होता है, NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में होता है, वहीं PNP रहता तब क्या बोलते हैं अमीटर पे। नेक्स्ट पूछ रहा है बाइनरी इतना के इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल, मतलब इतना को हेक्साडेसिमल में बदलना, इससे पिछले वीडियो में मतलब ग्रुप 7 में हम बताए थे बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए कोड बताए थे, वो कोड से आप जस्ट 1 मिनट में बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदल सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा इतना, क्योंकि ये 1 2 3 4 शुरू का 4 अंक है, शुरू के 4 अंक 1 1 1 1 है, इसका कोड होता है F, फिर शुरू का 4 अंक 1 1 1 उसका भी कोड होता है F, क्योंकि ये भी दोनों 1 1 है, ये भी 4 1 है और ये भी 4 1 है, दोनों का कोड होता है F F, और बचा फिर 4 अंक, क्योंकि हम बताए थे कि हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो इसका कोड 4 4 का जोड़ा लगा रही है। फिर 0010 का कोड कितना होता है
0010 का कोड होता है 2, तो FF2 और बेस में 16 लिखा हुआ है, क्योंकि हम बाइनरी, जैसे बाइनरी के बेस में यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, इसको हेक्साडेसिमल में बदल देंगे तो उसके बेस में क्या लिखा रहेगा, 16 लिखा रहेगा। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इनबार इज एन एलॉय ऑफ, इनबार जो है किसका मिश्र धातु है, किसका, निकेल एंड आयरन का। इनबार स्टील किसका है मिश्र धातु, निकेल एंड आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु की द्रव्यमान m का प्राकृतिक लंबाई l के एक विशाल स्प्रिंग से हटा दिया जाता है, यह एक ऊर्ध्वाधर के माध्यम से स्प्रिंग स्ट्रेच है, l दूरी y स्प्रिंग। क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, ठीक ना, लिखा हुआ गलत है। ए बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए massless spring of natural length L. It stretches the spring through a vertical distance, वर्टिकल में वर्टिकल यहाँ लिखा हुआ है, एल को दे दिया बाहर, देखिए यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस हुआ है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग इज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पी पूछ रहा है, पी बराबर होता है mgh। एम कितना दिया हुआ, वस्तु का एम का लंबाई, दो विशाल स्प्रिंग से हटा दिया तो ऊर्ध्वाधर लंबाई से स्प्रिंग mgh, मतलब ए बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ l, m दिया हुआ इतना, g का वैल्यू कितना है g, और y का वैल्यू कितना है, डिस्टेंस y है। और क्या पूछ रहा है यहाँ पे, नेचुरल लेंथ l, इट स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू ए वर्टिकल l डिस्टेंस पर y, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कितना हो जाएगा mgh, और p पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है हाफ mgh, यहाँ पे हाफ mgh, हाफ mgh, तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ के बदला 0.5, m के बदला m, g के बदला g, और h कितना दिया हुआ y, डिस्टेंस y, तो y, तो यहाँ 0.5 mg y इसका रियल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एक इंजन 10 किलोवाट का बल उत्पन्न करता है, यह एक 20 किलोग्राम के भार को 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए कितना समय लगेगा। पावर दिया हुआ मेरा, और मास दिया हुआ है, और भार दिया, मास दिया हुआ, भार दिया हुआ, और कितना उठाना ये दिया हुआ, और हमसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो टाइम बराबर मेरे पास कितना उठाना है, 10 किलोवाट को, 10 किलोवाट को ना उठाना है, 10 किलोवाट को उठाना है, तो 10 किलोवाट लिख दिए, और उठाना कितना है 40 मीटर तक, कोई दिक्कत। और हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम के भार को 40 मीटर तक ऊंचाई तक उठाने के लिए कितना समय लगेगा। एक इंजन इतना किलोमीटर बल लगाता है, तो एफ बराबर क्या होता है, m इंटू ए, एफ कितना है मेरे पास 10 किलोवाट, और m कितना है 200 किलो, ए का मान कितना निकल जाएगा 10 किलोवाट, मतलब 10,000, 10 पे 3 जीरो, और ए बराबर हो जाएगा 200, तो कट जाएगा 2 पंचे 10, 50, ए बराबर कितने का 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पूछ रहा है टाइम कितना लेगा, टाइम मेरा कितना लेगा, तो टाइम कितना ले लेगा, ये कितना भार उठाना है हमको 40 मीटर तक ऊंचाई तक उठाना है, तो मेरे पास हाइट दिया हुआ है 40 मीटर, और एक्सलेशन दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे इतना किलो, एन इंजन डेवलप पावर, पावर बराबर पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है पावर बराबर मास m g h, mgh। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उठाने के लिए कितना समय लगेगा,
तो P बराबर क्या होता है, पावर बराबर W/T। W बराबर क्या होता है, F/S, और F बराबर क्या होता है, M/A। तो F बराबर M कितना है मेरे पास, 200 kg, और A कितना है, G 10। तो कितना हो जाएगा, 2000। F का वैल्यू निकल गया, तो W का वैल्यू निकालेंगे। F बराबर 2000 गुना S कितना है, 40 मीटर ऊंचाई उठता है, डिस्प्लेसमेंट कितना, 40 मीटर। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80,000। और P बराबर क्या होता है, W/T। W का वैल्यू कितना है मेरे पास, 80,000, और T कितना है वो निकालना है। P का वैल्यू कितना, 10 किलोवाट। 10 किलोवाट मतलब 10,000 वाट। 80,000 बटे T, तो T बराबर कितना हो जाएगा, 80,000 बटे 10,000। 10,000 से 80,000 काटेंगे, कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड। लेकिन इसका आंसर यहाँ क्या देगा, 4 सेकेंड, ये गलत है। 8 सेकेंड इसका रियल आंसर होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे, समझने के लिए आपको 8 सेकेंड, सही आंसर खोजने के लिए यदि आपको एग्जाम में पास होना है तो जो आंसर दिया हुआ 4 सेकेंड, वो 4 सेकेंड ही मार के आना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस रिक्वायर्स एट और सुटेबल। प्रतिरोध के मापन के लिए उपयुक्त डैश की आवश्यकता होती है। प्रतिरोध हम कैसे मापते हैं, मापन के लिए किसका आवश्यकता होगा। प्रतिरोध मापने के लिए हम पहले हमको सोर्स चाहिए ना, जिसका हम मापेंगे। मापने के लिए हमको रहेगा तब ना प्रतिरोध मापेंगे। जब मापने वाला ही कुछ नहीं देगा तो प्रतिरोध मापेंगे कैसे। इसलिए प्रतिरोध मापने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन अ मल्टी रेंज आमीटर द ओमिक वैल्यू ऑफ शंट इज। मल्टी रेंज आमीटर में ओमिक वैल्यू ऑफ शंट का ओमिक वैल्यू क्या होता है, रेंज के साथ डिक्रीज करता है। रेंज के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। यहाँ पे पूछ रहा है, A स्टार B, A स्टार A इफ स्टार इज बुलियन ऑपरेशन डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू AB प्लस AB। A स्टार A का क्या है, यदि डैश बुलियन ऑपरेशन A स्टार B बराबर AB प्लस AB परिभाषित हो तो। यहाँ पे हो जाएगा एक बुलियन ऑपरेशन, यदि ए स्टार इफ बुलियन ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय स्टार, तो क्या हो जाएगा, इफ यदि एक बुलियन ऑपरेशन ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस ए बी, ये तो बुलियन ऑपरेशन है ही, ए गुना बी बराबर ए बी प्लस ए बी। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, द बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी बराबर, ए प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। यही जगह बुलियन एक्सप्रेशन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द वर्किंग ऑफ स्टेयरकेस स्विच इज अ टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ। इनमें से कौन सीढ़ी स्विच का कार्य का एक विशिष्ट उदाहरण है। सीढ़ी स्विच मतलब क्या होगा, सीढ़ी पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बटन दबाएंगे तो आगे वाला स्विच का बल्ब जलेगा और पीछे वाला स्विच बंद हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ का बल्ब जलेगा, पीछे वाला बंद होते जाएगा। वही काम होगा उल्टा, उतरते वक्त भी हम यहाँ इधर जा रहे हैं, उधर का स्विच जला रहे हैं तो वो जल रहा है, बाकी पीछे वाला बंद हो जाए। वहाँ कौन सा गेट लगाते हैं, एक्स और गेट, एक्स और गेट हम इस्तेमाल करते हैं। फिर पूछ रहा है, विच इज नॉट द कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। मतलब लोहे का वाणिज्यिक रूप कौन सा नहीं है। मतलब जिस रूप में, वाणिज्यिक फॉर्म मतलब हो गया जिस रूप में हम लोहे को बेचते हैं। तो कास्ट आयरन के फॉर्म में तो हम बेचते हैं, स्टील के फॉर्म में बेचते हैं, रोट आयरन के फॉर्म में बेचते हैं। लेकिन हेमेटाइट, हेमेटाइट क्या अयस्क है, इसके फॉर्म में हम नहीं बेचते, इसलिए ये हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर नेक्स्ट है, द कन्वर्जन ऑफ माइल्ड स्टील इनटू हाई कार्बन स्टील इज। हल्के स्टील का उच्च कार्बन स्टील में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, केसार्डनिंग। द कन्वर्जन ऑफ माइल्ड स्टील इनटू हाई कार्बन स्टील इज डैश। एनेलिंग के द्वारा नहीं, नॉर्मलाइजिंग के द्वारा नहीं, केसार्डनिंग के द्वारा नहीं। इनमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, द कन्वर्जन ऑफ माइल्ड स्टील इनटू हाई कार्बन स्टील। माइल्ड स्टील को हाई कार्बन स्टील में कैसे बदलते हैं, तो माइल्ड स्टील को हाई कार्बन स्टील में बदलने के लिए हम केस हार्डनिंग भी करते हैं। क्या करते हैं,
केस हार्डनिंग, माइल्ड स्टील को, हाँ हाँ, माइल्ड स्टील को हाई कार्बन स्टील में बदलने के लिए क्या करते हैं, केस हार्डनिंग करते हैं। तो ये नॉन ऑफ दिस जो है इसमें नहीं होगा, क्या हो जाएगा, केस हार्डनिंग। सही आंसर क्या हो जाएगा, केस हार्डनिंग। माइल्ड स्टील को हाई कार्बन स्टील में बदलने के लिए क्या करते हैं, केस हार्डनिंग ऑपरेशन करते हैं, सॉरी इसमें सही कर लीजिएगा आप लोग, केस हार्डनिंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है WCS का ग्रुप 6 लेवल 2, इसको भी सॉल्व करा देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, एक स्कूल में 2 डिवीजन होते हैं, डिवीजन ए में 15 फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं और डिवीजन बी में 20 हॉकी खिलाड़ी होते हैं। डिवीजन ए खिलाड़ी का औसत वजन इतना है, डिवीजन बी के खिलाड़ी का औसत वजन इतना है, पूरे डिवीजन का औसत वजन कितना हो जाएगा। एक स्कूल में 2 डिवीजन है, ए में 15 खिलाड़ी है, ए में कितना है, 15 खिलाड़ी है, इसका औसत वजन कितना है, 30 kg है। और बी में कितना है, बी में 20 हॉकी खिलाड़ी है, इसका औसत वजन कितना है, 40 kg है। तो 15 खिलाड़ी का औसत वजन मेरा कितना है, 30 kg है। टोटल वजन कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा, 30 गुना 15 450 kg, इसका हो जाएगा 800 kg। टोटल वेट कितना हो जाएगा, 1250 kg। टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा मेरे पास, 15 20 35, और 35 में 1250 से यही है ना, कितना, 15 फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं और 20 हॉकी खिलाड़ी, तो 15 20 35। तो पूछ रहा पूरे डिवीजन का औसत ज्ञात कीजिए, 40 800 और यहाँ पे 45, 450, 450 प्लस 800 कितना हो जाएगा, 1250, 1250 में भागा देंगे इससे, 1250 भागा 35, जितना आएगा यहाँ 35.71। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहले 3 घंटे में एक व्यक्ति अपनी कार चलाता है और 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अगर जबकि अगले 2 घंटे में उसी दिशा में गाड़ी चलाकर अपनी कार से 35 किलोमीटर दूरी तक, पूरे सफर में औसत गति बराबर होता है क्या, कुल दूरी बटे समय, कुल टोटल लगा के समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 3 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 2 घंटे में 35 किलोमीटर, तो 35 प्लस 40 75 किलोमीटर टोटल दूरी हो गया। समय कितना लगता है, 3 घंटा यहाँ लगता है, 2 घंटा यहाँ लगता है, 5 घंटा टोटल लगता है। 75 में 5 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगा सही आंसर। नेक्स्ट पूछ रहा है, फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब इस फिगर में पूछ रहा है जो मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए। मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब होता है, जैसे यहाँ पे मेरा कुछ रखा हुआ, इस पे हम जो है यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, ये लीवर है, इसकी सहायता से फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स लग रहा है, 250 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं फोर्स, मतलब इसके ऊपर 250 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इतना दूरी पे, ठीक ना। इसके बीच डिस्टेंस कितना है, 25 मीटर का डिस्टेंस। बोलता है बल आकृति में बल का क्षण ज्ञात कीजिए। मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब उस समय, बल का क्षण मतलब हुआ उस समय, मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब उस समय फोर्स कितना लगेगा, जब हम लगाएंगे उस समय कितना फोर्स लगेगा। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना फोर्स लग रहा है, 250, जितना लग रहा है यहाँ फोर्स लगा रहे हैं 250 न्यूटन, फोर्स गुना फोर्स किस डायरेक्शन में, कितना किस डिस्टेंस पे लग रहा है, फोर्स और बल की दिशा में तय किया दूरी, मतलब जिधर बल लगा रहे हैं और कितने दूरी पे बल लगा रहे हैं वो, तो कितना है डिस्टेंस। तो एफ कितना है मेरे पास 250 न्यूटन, डी का मान कितना है 25 न्यूटन, मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 25 गुना 25 625 और 0 का 0, तो क्या हो जाएगा 650 न्यूटन, फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर, न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा है विच थर्मोकपल टाइप यूज फॉर हॉटेस्ट इन्वायरमेंट, मतलब हॉटेस्ट इन्वायरमेंट में कौन सा थर्मोकपल का यूज किया जाता है सबसे गर्म वातावरण में। तो हम जानते हैं सबसे गर्म वातावरण में किसका क्या आता है, टाइप सी, किसका क्या आता है, टाइप सी। टाइप सी का हम सबसे गर्म वातावरण में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है घन सेंटीमीटर कॉफी कप की क्षमता का पता लगाए जो निम्नलिखित आयाम वाले एक फ्रस्टम के आकार में है। तो ये फ्रस्टम
है, मतलब छिन्नक है, शंकु का कटा हुआ ये शंकु है मेरा, इसका ऊपर से काट देंगे। जैसे बाल्टी, बाल्टी जो नहाने वाला बाल्टी होता है वो क्या है, इसी टाइप का होता है छिन्नक, जिसको छिन्नक कहते हैं, फ्रस्टम। इसका क्या पूछ रहा है, घन सेंटीमीटर, मतलब इसका आयतन पूछ रहा है, इसके अंदर कितना हम चाय रख सकते हैं या कॉफी रख सकते हैं। तो इसका आयतन बराबर क्या होता है, सिंपल, 2/3 πh × r² + r² + r × r। इस फॉर्मूला बैठाएंगे, 2/3 का मान 3.14, h का मान 14, r का मान कैपिटल आर कितना है 8864 प्लस स्मॉल आर 36 प्लस r × r 48, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2168 सेंटीमीटर क्यूब, का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा है मैनोमीटर ट्यूब में यदि h पारा की ऊंचाई, p गैस का दाब होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को p एटीएम से डिनोट कर रहे हैं, तो p गैस मतलब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो क्या इंगित करता है। यहाँ समझने वाली बात है, मान के चलिए इसमें मेरा गैस भरा हुआ, इसके अंदर मेरा गैस भरा हुआ है और यहाँ तक फ्लूइड है, यहाँ तक गैस भरा हुआ है, यहाँ तक इसके अंदर एक मैनोमीटर क्या करता है, प्रेशर मापता है, और यहाँ तक फ्लूइड है। यदि हम इस गैस को यहाँ से रिलीज कराएंगे तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ हाइट तक जाएगा, कुछ ना कुछ हाइट तक जाएगा ना, तो कितना जाएगा, तो ये गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, इसके अंदर जो गैस भरा हुआ था किसमें था, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यदि हम यहाँ से गैस रिलीज करवाए हैं तो ये h ऊंचाई तक गया है, तो वहीं यहाँ पूछ रहा है मतलब गैस का प्रेशर जो है, इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा है इसके प्रेशर से, तो क्या हो जाएगा P गैस मतलब गैस का प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कितना हाइट गया है मैनोमीटर, कितना प्रेशर राइज किया है उतना, क्योंकि P बराबर क्या होता है ρg/z, रो क्या होता है, जी क्या होता है, जेड क्या होता है, ये हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो पी गैस बराबर क्या होता है, पी मतलब गैस का प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट, जितना हाइट गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीडियो में कह रहा है क्रॉस कनेक्शन एसी जनरेटर में प्रत्येक लाइन वोल्टेज का परिमाण, जहाँ प्रत्येक फेज वोल्टेज में 60 VRMS का परिमाण होता है, मतलब दो कनेक्शन होता है, एक होता है क्रॉस कनेक्टेड, एक होता है डेल्टा कनेक्शन। तो क्रॉस कनेक्टेड में क्या होता है, हमको क्या निकालता है, क्या निकालना है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच लाइन वोल्टेज बराबर होता है वोल्टेज इक्वल टू √3 × VRMS, √3 × VRMS कितना 60, तो 60 × √3 कितना हो जाएगा, √3 का होता है 1.732, और इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 103.92 वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पूछ रहा है बेल्ट एंड पुल्ली असेंबली, मतलब बेल्ट है, ये मेरा बेल्ट है और ये मेरा पुल्ली है, इस पर कौन सा है, रोलिंग पेयर है। बेल्ट और पुल्ली का कौन सा असेंबली है, रोलिंग पेयर, क्योंकि ये रोलिंग करता है, रोल करता है, इसलिए रोलिंग पेयर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें रोलिंग पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, पहिया और धुरी मशीन द्वारा 800 न्यूटन का भार उठाया जाना है, पहिया का व्यास 600 मिलीमीटर है और धुरी इतना है, दक्षता 80% है, पर विचार करें भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास, ये सब फालतू दे दिया है कन्फ्यूजन के लिए विद्यार्थी को, ठीक ना। यहाँ 800 न्यूटन का भार उठाना जाना है और इफिशियंसी है 80% इफिशियंसी है, ठीक है ना, कितना है 80% इफिशियंसी है, तो कितना न्यूटन का भार उठा रहा है 800 न्यूटन का, 1% इफिशियंसी रहेगा तो 800/800
80 न्यूटन का। और 100% इफिशियंसी में 800/80 गुना 100 10, तो 1000 न्यूटन का पावर उठाएगा। तो 1000 का है ही नहीं, इसलिए इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, किसी वस्तु को 100 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से क्षैतिज में फेंका जाए तो नीचे गिरते समय वस्तु के स्टार्टिंग बिंदु में कितने वेग होगा। मतलब एक वस्तु को हम फेंक रहे हैं ऊपर से, तो यहाँ पे कुछ वेग होगा, यहाँ पे यू कुछ होगा, यू कुछ ना कुछ तो होगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भी 0 हो जाएगा। तो हम इधर से फेंकेंगे तब, और जब ऊपर से नीचे से ऊपर आएगा, यहाँ क्या होगा, यू 0 होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा, कुछ न कुछ होगा। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 100 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से क्षैतिज में फेंका है, मतलब ऊपर फेंकते हैं, यू कितना हो रहा है, यू 100 मीटर प्रति सेकेंड हो रहा है। ऊपर जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, लेकिन फिर ऊपर से नीचे आएगा तो यू 0 होगा, लेकिन भी कितना हो जाएगा, भी कितना हो जाएगा, यू कितना था यहाँ 100 मीटर, भी कितना हो जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, फिर 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा है बंद कार को 10 मीटर प्रति सेकेंड तक त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ई है। कार को 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मतलब 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ाना। पहले हम क्या किए, 0 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ाएं, तो कितना, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ mv²। तो यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ क्या है, v² - u²। ½ mv² कितना है, 10 है, u कितना है, 0 है, तो v² का मतलब 10, मतलब 10 का स्क्वायर 100 - u का स्क्वायर 0, तो ½ m × 100 कितना हो जाएगा, 50 m। ke1 और ke2 कितना हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाना है। 0 से 10 बढ़ाएं, आप 10 से 20 बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो 10 से 20 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, वही फार्मूला, फिर ½ mv² - u²। तो ½ m कितना है मेरे पास, नहीं है, m ही है। v² कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400, u का स्क्वायर 10 है, 10 का स्क्वायर 100, तो ½ m 400 में से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300। 2 से 300 में काटेंगे तो 150, तो यह हो जाएगा 150 m। ke1 कितना था मेरा, 50 m है, ke2 कितना है, 150 m। अब ये इससे कितना गुना अधिक है, ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी इस एनर्जी से कितना गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है, मतलब ये 3 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को ग्रुप 5 का लेवल 1 और 2 दोनों करवा देंगे, ठीक। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।